तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। बहुत दिन पहले, कुछ महीने पहले हमने एक सीरीज चलाई थी यूसुफ बचकाना के नाम से। 7 या 8 एपिसोड बनाए थे जो आपने बहुत पसंद किए थे, और आज उसी किस्म के एक और बचकाना की कहानी सुनाएंगे जिसका नाम है रियाज बचकाना। आज तकरीबन 40 साल के बाद उस शख्स से मेरी बात हुई। 40 साल पहले उसने कुछ ऐसा कांड किया था जिसकी खबर मैंने उस समय अपने अखबार फ्री प्रेस जर्नल में छापी थी, जो मेरा पहला अखबार था अंग्रेजी जर्नलिज्म का, और नया नया क्राइम रिपोर्टिंग शुरू किया था। आज जब बात हुई इतने सालों के बाद, तो रियाज बचकाना ने याद दिलवाई कि वो रिपोर्ट उसकी उस केस की वो आपने ही की थी। मुझे आज तक याद है, मैं तो भूल भुला गया था, लेकिन रियाज को ये पूरी बात याद थी। और आज जब बातें हुई तो उनमें से ये बात भी निकली। कौन है रियाज बचकाना और उसने क्या किया था जिसकी खबर अखबार में छपने लायक बनी। बात करते हैं 1982 की, जब दाऊद गैंग बहुत एक तरीके से ऊंचाई तक पहुंच चुका था। दाऊद के बड़े भाई साबिर की हत्या हो चुकी थी 81 में। पठान गैंग से झगड़े चल रहे थे। पाक मोडिया स्ट्रीट और तेली गली में काफ़ी हलचल थी। गैंगस्टर का जमावड़ा था। पठानों से रोज़ लड़ाई हो रही थी। दर्जनों लोग तलवारें, चाकू, कोयते और देसी कट्टे वगैरह लेके तैयार रहते थे कि फिर किसी हमले का मुकाबला करना हो तो हम तैयार हों। करते करते 6-8 महीने इसी गर्मजोशी से, इसी हलचल में वो दौर गुजरता रहा। पुलिस की बहुत बड़ी मदद दाऊद गैंग के साथ थी। उस ज़माने में उस एरिया के सीनियर इंस्पेक्टर और क्राइम ब्रांच के एसीपी पूरी मदद कर रहे थे एक तरीके से दाऊद गैंग की, क्योंकि उनका अपना एक लक्ष्य था पठान गैंग को नीचा दिखाने का। चलते चलते उसी समय 1982 में छोटा शकील छोटी सी उम्र का था, तभी 16-17 साल का, लेकिन दाऊद गैंग के करीब था। अनीस के साथ दोस्ती थी, नूरा के साथ बनती थी। उस शख्स के ऑफिस का उद्घाटन होना था। उसकी जो ऑफिस नया बनाया था शम्स ट्रेवल्स का, उसको खोला जाना था। और उसका जो फंक्शन रखा गया, खतरे को सामने रखते हुए पुलिस बंदोबस्त का भी इंतज़ाम किया गया। नागपाड़ा पुलिस स्टेशन और उस सेक्शन के जो पुलिस स्टेशन थे, उनका एक दस्ता वहाँ पे लगाया गया कि कोई गड़बड़ नहीं हो। लेकिन कहते हैं जो होना होता है वो होके रहता। रियाज और इसका दोस्त आदम, आदम के ऊपर हमने एक एपिसोड बनाया था जिसमें इरफान टोपी के ऊपर जो हमला हुआ था, उसमें उसको मारा गया था। वो भी हमला आदम ने किया था। और कुछ और किस्से उसके सुनाए थे। बहुत खतरनाक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट किलर था अपने ज़माने में। बहुत सा जेल में काटे और बड़े बड़े लोगों के साथ उसके रिश्ते थे, खास तौर पर सुभाष सिंह ठाकुर के साथ। 2004 में एक बार वो सुभाष सिंह ठाकुर के साथ पकड़ा भी गया था। आदम का किस्सा इसलिए सुना रहा हूँ कि रियाज की कहानी आदम के बिना थोड़ी अधूरी रहेगी। 2004 के पहले आदम जेल में सज़ा काट रहा था साउथ बॉम्बे के एक मर्डर केस की, जिसकी सुपारी शेरू ने दी थी। वो किस्सा भी आपने सुना, आपको सुना चुके हैं बहुत पहले। तो आदम पैरोल पे रिलीज हो के आता है आर्थर रोड जेल से। पैरोल के बाद जंप करता है, पैरोल वापस जेल में नहीं जाता। तो क्राइम ब्रांच की यूनिट 8 इसको ढूंढ रही होती है। और एक दिन जब इसके ठिकाने पे रेड की जाती है तो इसके साथ पाया जाता है और कोई नहीं, अपने ज़माने का सबसे खूंखार कंट्रैक्ट किलर सुभाष सिंह ठाकुर, जो आज यूपी की एक जेल में
उम्र कैद काट रहा है। कोई याददाश्त भी बराबर नहीं है, भूलने लगा है, लेकिन है अभी तक। तो जब इनको पकड़ा जाता है तो इनके पास से 2 इम्पोर्टेड वेपन मिलती है और बड़ी गिनती में कारतूस मिलते हैं। और उस केस में 2005 में इनको सज़ा होती है और उसके बाद काफ़ी साल जेल काटने के बाद 2011 में आदम जेल से रिलीज़ होता है, पैरोल पे आता है। वो केस शायद अभी तक भी चल रहा है। मेरी आदम से बात नहीं हुई बहुत दिनों से, कोशिश करूँगा एक बार फिर। वही आदम 1982 में रियाज बचकाना के साथ था। और जब इनका झगड़ा होता है छोटा शकील के साथ, तो आदम के 4-5 आदमी और रियाज साथ में जाके जिस दिन उस ऑफिस की ओपनिंग थी उसी दिन अटैक करते हैं छोटा शकील के ऊपर। और वहाँ पे बहुत सारे उनके लोग भी थे, पुलिस के लोग भी थे। तलवारें चलती हैं और कोई तेज चाकू छुरा का इस्तेमाल होता है, बहुत लोग जख्मी होते हैं। और जो बंदोबस्त के लिए पुलिस मंगवाई गई थी वो फायर ओपन करती है। 303 की बड़ी सारी बंदूक से गोलियां चलाई जाती हैं, 5 राउंड फायर किए जाते हैं, जिनमें से एक गोली जो है वो रियाज के कान को इंजर्ड करते हुए आगे निकल जाती, लेकिन जिस्म के अंदर नहीं जाती, बच जाता है। उसका तकदीर अच्छा था। लेकिन मारा मारी में इतने लोग इंजर्ड हो जाते हैं कि पुलिस को इनको सबको पकड़ना पड़ता है, कुछ भाग जाते हैं। लेकिन रियाज और आदम भागने में सफल हो गए, जबकि इनके 1-2 आदमी पुलिस ने पकड़ लिए। इंजर्ड लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया और ये लोग छुप छुपा के 6-8 महीने इधर उधर घूमते रहे। अब इनको डर ये था कि दाऊद गैंग दिनों दिन मजबूत होते जा रहा था। छोटा शकील काफ़ी फॉर्म में आ रहा था। उनका दोस्त होने के नाते, हालांकि क्राइम की दुनिया में कोई इतना बड़ा नाम तभी छोटा शकील था नहीं, खाली दाऊद भाइयों के साथ दोस्ती से लोग उससे डरते थे। उसको लेके इनका झगड़ा बढ़ते बढ़ते कुछ लोग बीच में पड़े कि आप आपस में बैठ के समझौता कर लो, लेकिन बात सिरे नहीं चढ़ सकी। उन्हीं दिनों में श्रीकांत साठे, वो क्राइम का डिपार्टमेंट देखते थे डोंगरी पुलिस स्टेशन में, और पुलिस स्टेशन के अंदर ही उनको रहने का, वहाँ पे पुलिस क्वार्टर्स भी है, काफ़ी सारे ऑफिसर रहते हैं, तो फर्स्ट फ्लोर पे उनको घर मिला हुआ था। तो कुछ लोग श्रीकांत साठे को जाके मिलते हैं कि हम इन वांटेड लोगों को हाजिर करवाते हैं, तो उसके बाद आप देखो, ख्याल रखो कि इनका झगड़ा बगड़ा आगे बढ़े नहीं। तो उसमें रियाज बचकाना को हाजिर करवा दिया जाता है। लेकिन पुलिस तो पुलिस होती है, मुर्जम हाथ में आया तो छोड़ेंगे कैसे। इन सब को हथकड़ी लगा के पूरे इलाके में इनकी बारात निकाली गई। उस ज़माने में एक रिवाज था, अक्यूज़ को हथकड़ी लगा के उसको बांध के पूरी तरह, और पूरा चेन में डाल के उसके संगल बांध के उसको इलाके में घुमाया जाता था, चेहरा पट्टी करवाई जाती थी। उसका नाम रखा हुआ था बारात निकालना। तो बहुत से लोगों की बारात निकली उस ज़माने में, हर इलाके में। हमारे साइन कोलीवाड़ा में भी एक बार टिल्लू उस्ताद की बारात निकली थी, पूरे इलाके में घुमाया गया था उस आदमी जिसके नाम से भी लोग डरते थे। है, बारात निकाली गई, उसके बाद इन लोगों को अरेस्ट किया गया। कुछ दिनों के बाद जमानत हुई। 83 में उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए एक बार फिर पुराने दोस्त इकट्ठे होते हैं और छोटा शकील के ऑफिस पे फिर हमला किया जाता है। दोबारा दूसरा, उसमें फिर तलवारें चलती हैं, जिनमें एक बार छोटा शकील की गर्दन पे भी होता है। लेकिन ये लोग जो है ये भी वार करते हैं और फिर भाग जाते हैं। उसके बाद फिर इनकी तलाश शुरू होती है, एक एक करके सब आदमी उस इलाके से गुल हो जाते हैं। लेकिन कुछ महीनों के बाद रियाज बचकाना अकेला दाऊद और छोटा शकील के लोगों के हाथ में लग जाता है। इसको वहाँ से पकड़ के पाक मोरिया स्ट्रीट ले जाया जाता है, जहाँ पे डी कंपनी का हेड ऑफिस हुआ करता था और छोटा शकील का
ट्रैवल का ऑफिस शम्स ट्रैवल हुआ करता था। वहाँ पे जाकर इसकी बहुत धुलाई की जाती है, बहुत मारा जाता है इसको। अकेला हाथ में आ गया और इतना मारा इसको कि 11 जख्म इसके बदन के ऊपर हुए। बाद में जब हॉस्पिटल गया तो 490 टांके स्टिचेस इसकी बॉडी के डिफरेंट हिस्सों पे हुए। और उसी हमले में इसका एक बाएं हाथ का अंगूठा भी काट लिया गया कि इसी हाथ से तू तलवार पकड़ के हमारे ऊपर वार करता था। हाथ तो नहीं काटा लेकिन अंगूठा इसका काट दिया। बुरी तरह जख्मी हालत में किसी ने पुलिस को फ़ोन किया। नागपाड़ा का डोगरी की एक वायरलेस वैन आती है जिसको देख के सब लड़के भाग जाते हैं और रियाज बचकाना की बड़ी बुरी तरह इंजर्ड पड़े हुए को पुलिस उठा के जे हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवा देती है। वहाँ पे उसका इलाज होता है। जैसे कि मैंने कहा उसके 490 के करीब टांके लगे और उसकी माँ ने जाके एसीपी का जो ऑफिस था वहाँ पे जाके शोर शराबा किया कि मेरे बेटे को जिन लोगों ने मारा उनको पकड़ा क्यों नहीं। तो वो काफ़ी पूरा हजूम इकट्ठा हुआ लोगों का, लड़ाई बड़ाई हुई। लेकिन उसके बाद से रियाज बचकाना बहुत महीनों के बाद जब ठीक होता है तो उसको उसके केस में जेल भी जाना पड़ता है, सज़ा भी उसने काटी। और तकरीबन 2002-03 में वो जब फ्री होके बाहर निकलता है तो फैसला करता है कि अब ये सब छोड़ देना चाहिए। 2005 में उसका केस फाइनली सेटल्ड होता है, सज़ा पूरी होती है। 2005 तक पूरी डी कंपनी बाहर जा चुकी होती है, छोटा शकील भी बाहर चला गया होता है और ये आदमी बाहर निकल के एक नई ज़िंदगी शुरू करता है। वो इलाका छोड़ के मुंबई के पास लगते इलाके नालासपारा में चला जाता है जहाँ पे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा ने इलेक्शन भी लड़ी थी। एरिया पूरा भाई ठाकुर का गिना जाता है। बम्बई के बदमाश वहाँ जाके कुछ करने से डरते हैं तो जो लोग बम्बई छोड़ के पुराने क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक़ रखने वाले नालासपारा चले जाते तो एक तरह से उनको भाई ठाकुर गैंग की प्रोटेक्शन मिल जाती थी। ये आज भी चल रहा है वो सिलसिला। लेकिन राज अभी अंडरवर्ल्ड का नहीं पुलिस का था 2005 में। तो इस शख्स ने अपनी लाइन बदलने की कोशिश की। कुछ पढ़ा लिखा था, एक छोटे से लोकल अखबार में नौकरी कर ली, पत्रकार बन गया। 1.5 साल वहाँ पे बैठ के काम सीखा, कंप्यूटर पे कैसे न्यूज़ बनानी है, कैसे करनी है, प्रिंट आउट कैसे करना है, पेज मेकिंग कैसे करनी है, वो सीख सीख के वो शख्स आज अपना खुद का एक वीकली अखबार चला रहा है। बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उसके एक बच्चा तो शायद MSc कर रहा है अभी, और खुद वाइट कॉलर हो के पुराना रिकॉर्ड भूल के एक नई ज़िंदगी जी रहा है। उसी तरह आदम जो इसके साथ था उसने भी जेल भुगती, वो भी 2004-05 में छूटा आखिर में। वो भी मुंबई के पास मुब्रा में अपनी पीसफुल लाइफ अपनी फैमिली के साथ गुजार रहा है। वो किस्सा हमने आपको सुनाया। तो दोस्तों इस किस्म के पुराने लोग, पुराने वो कारिंदे जो बड़े लोगों से पंगा ले लेते थे, नुकसान भी उठा लेते थे, लेकिन लड़ाई झगड़ा करने से डरते नहीं थे। अपना बदला कैसे लेना है भले कमज़ोर हो, लेने के लिए मरने को तैयार हो जाते थे। तो इसी तरीके से बहुत से करैक्टर्स हैं मुंबई के अंडरवर्ल्ड में जिनका उस समय नाम था, लेकिन आज एक बेनामी की ज़िंदगी जिनको कोई नहीं जानता। पुराने लोग पहचानते हैं तो पूछते ज़रूर हैं कि भाई आप पहले ज़माने में इतना नाम था, आज आप बिल्कुल डिफरेंट लगते हो। तो आज रियाज बचकाना ने अपनी एक आज के दिन की तस्वीर मुझे भेजी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। साथ में आदम जो इसके साथ था उसकी तस्वीर आपको साथ में दिखाते हैं थंबनेल में। और तो उसमें कोई देखने वाली ज़्यादा चीज़ नहीं है। आने वाले दिनों में इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। आपको बता दें कि बचकाना और भी बहुत हैं, 7-8 बचकाना सरनेम वाले लोग मुंबई के अंडरवर्ल्ड में सरगर्म रहे हैं। उनमें से कुछ लोग आज भी हैं, उनको भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बचकाना बेसिकली
उन लोगों को कहा जाता है जो बच्चों जैसी हरकतें करती हैं। अब देखा जाए तो रियाज बचकाना की कहानी भी ऐसी है। दाऊद और उसके लोगों से पंगा ले लिया, वो भी तब जब वो इतनी फौज में थे। तो इस किस्म के लोगों से और भी लोगों से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।